नमस्कार साथियों, सरल नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज अपन पीडियाट्रिक्स की तीसरी क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कि एक हेल्दी न्यूबॉर्न के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, है ना। उनके नॉर्मल वाइटेशन क्या होने चाहिए, क्या बॉडी मेजरमेंट होना चाहिए, ये अपन आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपन ने पहली क्लास में अपन ने पीडी का इंट्रोडक्शन देख लिया था, फिर अपन ने इनिशियल केयर न्यूबॉर्न देखी थी। आज अपन देखेंगे एक नॉर्मल बेबी के अंदर वाइटल साइन कितने होते हैं, बॉडी मेजरमेंट क्या होता है उसका, और नॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं ब्लड के। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। ठीक है, द न्यूबॉर्न, जो बच्चा डिलीवर्ड हुआ है वो बच्चा हेल्दी है या नहीं है, ये अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो बच्चा हेल्दी है या नहीं है। तो अपन इन चार बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि जो बेबी हेल्दी है वो डिलीवर्ड हेल्दी हुआ या नहीं हुआ है। ठीक है, तो पहले अपन देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी। हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्या विशेषता होती है कि वो बच्चा हेल्दी है। ठीक है, फिर अपन एक हेल्दी बेबी के वाइटल साइन, नॉर्मल वाइटल साइन क्या होने चाहिए, किनके, न्यूबॉर्न के। फिर अपन देखेंगे बॉडी मेजरमेंट, एक नॉर्मल बेबी का बॉडी मेजरमेंट क्या होना चाहिए, उसकी हाइट, वेट, लेंथ, हेड सर्कमस्टेंस, है ना, क्या होना चाहिए, ये अपन डिस्कस करेंगे। और लास्ट बिंदु नॉर्मल पैरामीटर्स ऑफ ब्लड। एक बेबी डिलीवर्ड हुआ है तो उसके अंदर नॉर्मल ब्लड के पैरामीटर्स क्या क्या होना चाहिए, उसके अंदर एचबी कितना होना चाहिए, आरबीसी कितना होना चाहिए, डब्ल्यूबीसी कितनी होनी चाहिए, प्लेटलेट्स कितनी होनी चाहिए, ये अपन इन चारों पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो अपन अपना पहला पॉइंट लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी। ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी। अगर एक स्वच्छ बच्चा जन्मा है तो ये सारी विशेषता उसमें होगी। पहली विशेषता क्या होगी, ए बेबी डिलीवर्ड बिटवीन 37 to 40 वीक्स। हेल्दी बेबी जो है उसका जो जन्म है 37 से 42 हफ्तों के बीच हो जाएगा, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, हेल्दी बेबी। क्राई इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, जन्म के तुरंत बाद वो क्राई करना शुरू कर दे तो अपन उसको बोलेंगे हेल्दी बेबी, है ना। फर्स्ट क्राई क्या होती है, जैसा कि अपने प्रीवियस क्लास में देख लिया, फर्स्ट क्राई होती है बेबी की फर्स्ट ब्रीथ। जब बच्चा पहली बार होता है तो अपना रेस्पिरेशन शुरू करता है। ठीक है, स्टेब्लिशमेंट ऑफ रिदमेटिक रेस्पिरेशन, वह स्थापित करता है एक सिस्टमेटिक रेस्पिरेशन रेट। कैसे, स्पॉन्टेनियस, स्वतः रूप से। नो एनी कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी, उसमें कोई भी जन्मजात विकृति नहीं होनी चाहिए, तो वह हेल्दी बेबी होगा। बेबी अडॉप्ट द एक्स्ट्रा यूटेराइन एनवायरनमेंट। अपने पीडियाट्रिक की स्टेज में इंट्रा यूटेराइन और एक्स्ट्रा यूटेराइन स्टेज देखी थी। इंट्रा यूटेराइन स्टेज में क्या होता है, बेबी जाइगोट से लगाकर फीटस तक अपने माँ के गर्भ रहता है, तो वो उसकी लाइफ कौन सी हो गई, इंट्रा यूटेराइन। और जैसे ही वो गर्भ से बाहर आता है, डिलीवर्ड होता है, कब होता है, 37 से 40 वीक के अंदर, तो वो एक्स्ट्रा यूटेराइन एनवायरनमेंट कहलाता है। तो वो जैसे ही अंदर के वातावरण से बाहर के वातावरण आता है तो वो अपने वातावरण के अनुसार प्रतिकूल अनुकूल हो जाता है, तो वो हेल्दी बेबी होगा। इसका सीधा मतलब यही है, अडॉप्ट द एक्स्ट्रा यूटेराइन एनवायरनमेंट, वो बाहर के वातावरण को अपने अनुकूल बना लेता है। बेबी हैविंग ए नॉर्मल वेट एंड लेंथ, बेबी अगर जन्मा है तो उसका जो नॉर्मल वेट और लेंथ होगी, अब नॉर्मल नहीं होगी। तो इन पैरामीटर से अपन देखेंगे कि बेबी हेल्दी है। ये सारे पॉइंट एक हेल्दी बेबी में होंगे। ठीक है, तो अपन ने पहला पॉइंट डिस्कस कर लिया है, एक न्यूबॉर्न की क्या क्या विशेषता होती है। ठीक है,
फिर अपन देखते हैं वाइटल साइन। एक नॉर्मल बेबी में वाइटल साइन क्या क्या होते हैं न्यूबॉर्न के अंदर। न्यूबॉर्न के अंदर वाइटल साइन में सबसे पहले अपन लेते हैं हार्ट बीट या पल्स। तो हार्ट बीट या पल्स 120 से 160 बीट पर मिनट होगी। अगर इससे ज्यादा है तो भी अबनॉर्मलिटी है, और इससे कम है तो भी अबनॉर्मलिटी है। और अगर आपको एग्जाम में एवरेज का पूछ ले तो आपको क्लिक करना है 140 बीट पर मिनट, ये हो गई अपने एवरेज। ठीक है, फिर चलते अपन रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेशन रेट 30 से 60 रेस्पायर पर मिनट। एक जो नॉर्मल न्यूबॉर्न है वो 1 मिनट के अंदर 30 से 60 बार रेस्पिरेशन लेंगे। अगर आपको एवरेज पूछ लें तो एवरेज आपको यहाँ पे मेंशन करना है 40 रेस्पायर या ब्रीथ पर मिनट। एक न्यूबॉर्न, एक हेल्दी न्यूबॉर्न के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्राइटेरिया एक नॉर्मल न्यूबॉर्न के अंदर होना चाहिए। ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? 60 से लगा के 80। और डायस्टोलिक कितना होना चाहिए? 40 से लगा कर 50। और जो इसका जो यूनिट होता है वो होता है mm ऑफ Hg। एक नॉर्मल न्यूबॉर्न के अंदर ब्लड प्रेशर 60 से 80 अपॉन 40 से 50 mm ऑफ Hg होना चाहिए। अगर इससे कम है तो भी अबनॉर्मलिटी है, इससे ज्यादा है तो भी अबनॉर्मलिटी है। ये रेंज होनी चाहिए एक नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। स्किन कलर, वाइटल साइन में अपन पढ़ेंगे स्किन कलर। स्किन का जो कलर है वो होना चाहिए पिंक। जैसा कि अपन ने प्रीवियस क्लास में अबगारिंग स्कोर के से अपन ने असेस किया कि अगर बेबी का अगर कलर, बॉडी कलर, फुल बॉडी अगर पिंक है तो वह बच्चा हेल्दी है, और अपन उनको स्कोर क्या देंगे? 2। अगर उस बेबी का जो बॉडी है, अब्डोमिनल वाला, चेस्ट वाला एरिया अगर पिंक है और हाथ पैर एक्सट्रीमिटीज अगर ब्लू है तो अपन उसको स्कोर देंगे 1। ये अपन ने कहा पढ़ा था? अबगार स्कोर में। और अगर बेबी डिलीवर्ड हुआ है और उसका बॉडी का कलर है वो ब्लू है तो ये अबनॉर्मल कंडीशन हो गई। तो नॉर्मल कंडीशन क्या है? बेबी का जो स्किन कलर है वो क्या होना चाहिए? पिंक होना चाहिए। ठीक है, तो अपने वाइटल साइन में हार्ट बीट देख लिया, नॉर्मल रेस्पिरेशन देख लिया, टेम्परेचर देख लिया, ब्लड प्रेशर देख लिया, स्किन कलर देख लिया। अपन देखते हैं अगर अगला वाइटल साइन अपन लेंगे पेन। पेन को असेस कैसे करेंगे? वॉन वेकर फेस स्केल। इस स्केल से असेस करेंगे कि बेबी जो जन्मा है वो पेनफुल कंडीशन में है या नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं उस स्केल का एक डायग्राम आप किस प्रकार असेस करोगे। जैसा कि स्केल का नाम यही है कि वॉन वॉकर फेस स्केल है ना, इसमें आ रहा है फेस। ये वॉन वॉकर फेस स्केल है ना, इस प्रकार अपन रेटिंग देंगे। ठीक है, अगर बेबी जन्मा है इस प्रकार का अगर इसका चेहरा है तो बेबी फील कंफर्ट है ना। अगर इस प्रकार का चेहरा है तो लिटिल बिट कंफर्ट है ना। इस प्रकार का अगर चेहरा है तो बेबी लिटिल मोर डिसकंफर्ट है ना। जैसे 4 की ओर अगर आगे बढ़ेंगे तो बेबी डिसकंफर्ट होता चला जाएगा। और जब ऐसा अगर बेबी का फेस बन जाएगा तो बेबी फुल्ली सीवियर डिस्कम्फर्ट है ना। तो फिर अपन को क्या करना है? पेन का मैनेजमेंट करना है। तो इस प्रकार अपन ने वाइटल साइन देखे। ठीक है, वाइटल साइन एक बार वापस, हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, स्किन कलर है ना, और फिर अपन ने देखा पेन। ठीक है, फिर अपन चलते हैं
अगला बॉडी मेजरमेंट। एक बेबी अगर जन्मा है तो उसका नॉर्मल बॉडी मेजरमेंट क्या होना चाहिए? सबसे पहले मेजरमेंट लेंगे अपन वेट का, कि अगर एक बेबी जन्मा है तो जन्मते ही उस बेबी का वजन, वेट कितना होना चाहिए? 2.5 से 3.5 किसमें? केजी में, है ना। 2.5 टू 3.5 केजी उसका नॉर्मल वेट होना चाहिए, है ना। अगर उसका बेबी का वेट 3 केजी आ रहा है तो भी नॉर्मल है, 3.5 आ रहे हैं तो भी नॉर्मल है, और 2.5 आ रहे हैं तो भी नॉर्मल है, ठीक है। इस रेंज से अगर बाहर जा रहे हैं, कम आ रहे हैं या ज्यादा आ रहा है तो वो हो जाएगा अब नॉर्मल, जो कि अपन ये कंडीशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेंथ, बेबी की लेंथ क्या होनी चाहिए जन्म पर? 45 टू 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप ये लेंथ कैसे मेजरमेंट करोगे? उसके लिए एक आता है, क्या आता है? इन्फेंटोमीटर, है ना। इसके जो नाम में देखो, इन्फेंट मतलब होता है बेबी और मीटर का मतलब मापने का यंत्र, तो इन्फेंटोमीटर, ठीक है। ये कैसा होता है मैं आपको बता रहा हूं। इन्फेंटोमीटर से अपन बेबी का लेंथ मेजरमेंट करेंगे। इस प्रकार होता है इन्फेंटोमीटर। यहाँ पर इसकी लेंथ होती है, वो होती है लगभग 50 से 55 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ होती है वो 50 से 55 सेंटीमीटर, 50 से 55 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। यहाँ पर क्या करते हैं अपन? बेबी का हेड रखते हैं और यहाँ पर पैर सीधा रख के इसको आगे की ओर खिसकाते हैं, जिससे अपन बेबी का लेंथ मेजरमेंट कर सकते हैं। एक आपके सामने मैं इमेज और रख रहा हूं जिसमें बेबी लेटा हुआ है। किस प्रकार आपको लेटाना है, ये देखो। इस प्रकार इन्फेंटोमीटर पर बेबी को लेटाना है और लेंथ का क्या करना आपको? मेजरमेंट, ठीक है। लेंथ का आपको इस पर लेटाकर लेंथ का मेजरमेंट करना है, और नॉर्मल लेंथ कितनी होनी चाहिए? 45 से 50 सेंटीमीटर। वेट हो गया, लेंथ हो गया, ठीक है। अगला मेजरमेंट के ऊपर चलते हैं, हेड सरकमफ्रेंस, ठीक है। हेड का सरकमफ्रेंस कितना होना चाहिए? 33 से 35 सेंटीमीटर। ये जो अपनी बच्चों की लेंथ है ये 33 से 35 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसको आप कैसे मेजरमेंट करोगे? इंच टेप से, है ना। इंच टेप से आप इसको मेजरमेंट करोगे, ठीक है। और अगर आपको नॉर्मल रेंज या एवरेज पूछ लिया जाए तो एवरेज आपको देना है, आपको यहाँ पे 34 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर अपन चलते हैं, हेड से चलते अपन चेस्ट की ओर। चेस्ट सर्कमफ्रेंस कितना होना चाहिए? 30 से 32 सेंटीमीटर, है ना। इसको याद रखना है तो आपको क्या रखना है कि ये इसका जो याद रखने का तरीका है आपको, ये 3 सेंटीमीटर कम होगा किससे? हेड सर्कमफ्रेंस से। 3 सेंटीमीटर किससे कम होगा? हेड सर्कमफ्रेंस से। तो अपन ने क्या किया? 33 में भी 3 घटा दिए और 35 में भी 3 घटा दिए, तो कितना हो गया? 30 और 32 सेंटीमीटर। अगर आपको इसका भी एवरेज पूछ लिया जाए तो एवरेज आपको लिखना है 30 सेंटीमीटर, और इसको भी आप कैसे नापोगे? इंच टेप से। इसको भी आप मेजरमेंट कैसे करोगे? इंच टेप से, ठीक है। फिर अपन चलते हैं हेड, चेस्ट और अब्डोमेन की ओर। तो अब्डोमेन का सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 31 से 33 सेंटीमीटर। ये तो क्या है? नॉर्मल रेंज है, ठीक है। अगर आपको एवरेज पूछ लें तो एवरेज डालना आपको 32 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको भी नापने के लिए आपको किसका प्रयोग करना है? इंच टेप का। ये सारी रेंज है
नॉर्मल रेंज है। अगर इस रेंज के बाहर जाता है या ज्यादा जाता है तो वो कंडीशन कहलाएगी अब नॉर्मल। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस। ये कितना होना चाहिए? 11 से 13 सेंटीमीटर। ये वाला मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस कितना होना चाहिए? 11 से 13 सेंटीमीटर। इसको नापने का तरीका, इसको अपन नापेंगे साकी टेप से, है ना। साकी टेप से इसको अपन नापेंगे। उससे पहले जो भी मेजरमेंट थे अपन किससे नाप रहे थे? इंच टेप से मेजरमेंट कर रहे थे। और इसको मिड अपर आर्म को अपन किससे नापेंगे? साकी टेप से। साकी टेप का दूसरा नाम क्या है? MUAC टेप। और MUAC का फुल फॉर्म क्या है? मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस। ठीक है, अपन और इसको इसका जो नापने का जो उद्देश्य है, जो गोल है, वो है टू डिडक्ट बेबी वेल नरिश, यस या नो। अगर MUAC टेप से आप बेबी का अगर मेजरमेंट करोगे और नॉर्मल रेंज में नहीं आता है तो बेबी वेल नरिश नहीं है, वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है। ठीक है, मैं आपको साकी टेप बता रहा हूं वो कैसी होती है। ये है आपके साकी टेप। साकी टेप, ठीक है, साकी टेप मेथड। ठीक है, इसको मेजर किसके लिए? मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस, जिसको अपन क्या बोलते हैं? MUAC टेप भी अपन बोलते हैं। ठीक है, यूज टू डायग्नोस अंडर न्यूट्रिशन। जैसा कि मैंने आपको बता दिया बेबी मेल नरिश है या नहीं है ना। बेबी उसको प्रॉपर वो न्यूट्रिशन से मतलब है या नहीं है, माल न्यूट्रिशन है या वेल न्यूट्रिशन है या एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन, आप कैसे पता लगाएंगे? साकी टेप से। ठीक है, अगर अपन साकी टेप यहाँ रखकर अगर बेबी का मेजरमेंट करेंगे और अगर बेबी का मेजरमेंट अगर रेड कैटेगरी में आता है तो बेबी क्या है? एक्यूटली माल नरिश, है ना। बेबी माल नरिश है ना। उसको माँ के गर्भ दौरान उसका वेल नरिशमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, अगर उसका जो मेजरमेंट है येलो में आता है तो बेबी मॉडरेट माल नरिश है, मतलब बेबी बॉर्डर लाइन पे है, वो माल नरिश में जा सकता है। ठीक है, पर वो माल नरिश नहीं है, पर वो जा सकता है। ठीक है, और अगर बेबी का मेजरमेंट ग्रीन कैटेगरी में आता है तो बेबी क्या है? वेल नरिश्ड। वेल नरिश, ठीक है, बेबी क्या है? वेल नरिश। अगर ग्रीन वाले कैटेगरी में अगर आ रहे हैं तो अपन इसको बोलेंगे साकी टेप। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने साकी टेप से बेबी का MUAC चेक किया और MUAC से अपन ने ये क्या डिटेक्ट किया, क्या डायग्नोस किया कि बेबी जो है वो वेल नरिश है या नहीं है। ठीक है, फिर अपन चलते हैं नॉर्मल पैरामीटर्स ऑफ ब्लड। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? सबसे पहले अपन ने पढ़ लिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्दी बेबी। फिर अपन ने पढ़ा था नॉर्मल वाइटल साइन। फिर अपन ने पढ़ा था बॉडी मेजरमेंट। अब अपन लास्ट में पढ़ रहे हैं नॉर्मल पैरामीटर्स ऑफ ब्लड के न्यूबॉर्न के अंदर नॉर्मल पैरामीटर्स ऑफ ब्लड क्या क्या होने चाहिए। ठीक है, अपन ये देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन लेते हैं RBC। बेबी के अंदर RBC की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नॉर्मल बेबी के अंदर वो कितनी होनी चाहिए? 6 से 8 मिलियन पर mm³। ये है नॉर्मल वैल्यू नॉर्मल बेबी के अंदर RBC। और RBC का नॉर्मल बेबी के अंदर लाइफ स्पान कितना होता है? 16 to 19 डेज। ठीक है, और अगर अपन
एडल्ट या हेल्दी व्यक्ति की अगर बात करें तो एडल्ट के अंदर कितना होना चाहिए आरबीसी का लाइफ स्पैन? 120 डेज होना चाहिए। क्या होता है? 120 डेज। ठीक है, फिर अपन डिस्कस करते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होना चाहिए? 10,000 से लगा के, किसी बुक में 10,000 दे रखा है, किसी गाइड में दे रखा है 11,000 से लगाकर 17,000 MMQ, है ना। तो आप तो इसको आप दें प्रायोरिटी 10,000 को, है ना। फिर अपन चलते हैं प्लेटलेट। प्लेटलेट कितने होने चाहिए नॉर्मल बेबी के अंदर? 3.5 लाख पर MM³ एक नॉर्मल बेबी के अंदर 3.5 लाख प्लेटलेट होने चाहिए। फिर HB, बच्चे के अंदर कितना HB होना चाहिए नॉर्मल बेबी के अंदर? 18 से 20 ग्राम पर DL। बेबी में जो नॉर्मल बेबी जन्मा है उसका जो HB लेवल कितना होना चाहिए नॉर्मली? 18 से 20 ग्राम। अगर कम है तो HB लेवल कम है और वो एनेमिक हो जाएगा फिर। ठीक है। ब्लड वॉल्यूम, एक नॉर्मल बेबी के अंदर जो भी जन्मा है उसके अंदर ब्लड वॉल्यूम कितना होता है? 80 ml पर बेबी बॉडी वेट इन केजी। ठीक है, ये होना चाहिए नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम किसमें? बेबी के अंदर। तो इस प्रकार अपन ने नॉर्मल पैरामीटर्स ऑफ ब्लड देख लिए। ठीक है, धन्यवाद।